हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। आज हम सेकेंड अध्याय करेंगे जो है आपका वन एवं वन्यजीव संसाधन। इतिहास हमने कर लिया है, अब हम भूगोल कर रहे हैं। एक अध्याय उसमें हो गया है आपका, ये दूसरा अध्याय है वन एवं वन्यजीव संसाधन। पहला प्रश्न इसमें जो है हमसे पूछा गया है, संकटग्रस्त पूछा गया है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है। ठीक, तो हमसे संस्था का नाम पूछा गया है जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सूची तैयार करती है। तो देखिए उत्तर तो इसका है IUCN, उत्तर है इसका IUCN। यह ऐसी संस्था है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची तैयार करती है। वहीं आप ये दूसरा ऑप्शन जो है इसे भी देख लीजिए, इसका ये है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन। जब आप आर्थिकी पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, उसमें पूछा जा सकता है ये आपसे। विश्व व्यापार संगठन ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है व्यापार से, नाम से भी पता चल रहा है। ठीक, तीसरा है UN यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ये हम पढ़ चुके हैं, कब आया था? 1945 में बना था। जब हम पढ़ रहे थे इतिहास तब हमने देखा था 1945 में बना था, द्वितीय विश्व युद्ध को शांत करने के लिए, उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए और सबके विकास के लिए ये आया था। एक है आपका FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में इसे कहेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, तो आप चारों के चारों याद रखेंगे। पहला IUCN, ये किससे संबंधित संगठन है या किससे संबंधित संस्था है? ये प्रजातियों की, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सूची बनाती है। दूसरा WTO, दूसरा ऑप्शन दिया था विश्व व्यापार संगठन, ये जो विश्व में व्यापार हो रहा है उससे संबंधित है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र, हमने पहले देख लिया। और चौथा आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, ये खाद्य जो पदार्थ हैं या फिर भुखमरी से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको देखता है यह संगठन। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, संकटग्रस्त प्रजातियाँ कैसी होती हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां जीवों की या पौधों की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कुछ समय बाद क्या है वो लुप्त हो जाएंगी। बहुत कम जिनका हमारे पास में संख्या बची है उसे हम कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक, तो इस प्रश्न से ये सारी आप जानकारी याद रखेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष पूछा गया है हमसे, किस वर्ष आपका वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था? तो ये आया था 1972 में। बस आप इसका संध्यान रखिएगा, 1972 में वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्या कहा गया था इस अधिनियम में? ये कहा गया था कि हमें वनों को बचाना है, वनों का संरक्षण करना है, क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक, चलो ये हुआ आपका सन, सिर्फ इसका ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है आपका ये। एक आपका वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और एक आपसे पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो आया था आपका 1986 में। यहाँ पे ये भी नोट कर लेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये है वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो आगे दूसरे प्रश्न पर चले। फिर से आपसे पूछा जा रहा है, एक साल, एक ईयर पूछा गया है। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 में।
तीसरा आपका ईयर आ गया, तीनों को ध्यान रखेंगे, वन एवं वन्य जीव संरक्षण 72 में, टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 1973 में आपका ये शुरू किया गया था, अप्रैल 1973 में। दरअसल ये देखा गया कि जो टाइगर है, ठीक है, जो बाघ है, उनका नंबर या उनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और बाघ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये जो खाद्य श्रृंखला होती है हमारी, ठीक है, खाद्य श्रृंखला आप लोगों को पता होगा, खाद्य श्रृंखला या जो खाद्य पिरामिड होता है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, बाघ होता है, ठीक है। अगर बाघ हमारे कम हो जाएंगे तो बाघ कम होने से जो छोटे छोटे और हिरन वगैरह हैं, इनका नंबर, इनकी संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इनकी संख्या अत्यधिक ना बढ़ जाए, मात्रा से अधिक ना बढ़ जाए, इसलिए बाघ का जीवित रहना या बाघ की संख्या एक सीमित अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये जब बात समझी गई, उसको माना गया, तब 1973 में भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी हमारा वन का इलाका है या वन के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे टाइगर रह सकते हैं या जहाँ पे टाइगर की जनसंख्या ज़्यादा मिल सकती है, उन्हें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा संरक्षण देंगे, अतिरिक्त संरक्षण उन्हें दिया जाएगा। शुरू में ये 9 थे ऐसे जो टाइगर रिजर्व या जो टाइगर अभ्यारण्य हैं। ये शुरुआत में जब 1973 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब 9 टाइगर अभ्यारण्य थे, लेकिन आज हमारे पास में लगभग 50 के आसपास टाइगर अभ्यारण्य हैं, ठीक है। यानी अब ऐसे 50 क्षेत्र हो गए हैं विभिन्न विभिन्न राज्यों में मिलाकर के, ऐसे 50 क्षेत्र हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाघों का संरक्षण किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से इतनी बात याद रखेंगे, अप्रैल 1973 में शुरू किया गया। जब शुरू किया गया था तब 9 टाइगर अभ्यारण्य थे, आज कितने हैं, 50 के आसपास टाइगर अभ्यारण्य हैं। किन्हें हमें सुरक्षित करना है, किनका संरक्षण करना है, टाइगर बाघों का संरक्षण करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं। अगर इनकी संख्या कम हो गई तो और जो जीव हैं जैसे कि हिरन या और जिन्हें ये जीव खाता है, बाघ खाता है, उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। संकटग्रस्त जातियों से क्या अभिप्राय है? संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं, ये पूछा गया है आपसे, एक परिभाषा पूछी गई है। देखिए, जो संकटग्रस्त जातियां हैं ऐसी जातियां होती हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा है, जो कुछ समय के बाद क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ऐसी जातियों को हम क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां। जैसे काला हिरन, भारतीय जंगली गधा और आपका जो संघाई हिरन है, कहाँ मिलता है, मणिपुर में मिलता है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो संघाई हिरन है ये कहाँ मिलता है, संघाई हिरन मणिपुर में मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को और ध्यान रखेंगे, यहाँ से संघाई हिरन मणिपुर में मिलता है। कैसी जाति है ये? संकटग्रस्त जाति है, इसके विलुप्त होने का खतरा है, ये खत्म हो सकती है, इस समाप्त हो सकती है, ठीक। तो संकटग्रस्त जातियाँ देख लिया हमने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभी पूछा गया था संकटग्रस्त जातियां, और संकटग्रस्त जातियां कौन घोषित करता है वो हमने सबसे पहले देखा था, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक। ये देती है आपकी क्या, संकटग्रस्त जातियों का नाम। देन फिर आता है सुभेद्य जातियां। सुभेद्य जातियों के हमें 2 उदाहरण देने। अब देखिए सुभेद्य जातियां क्या होती हैं। सुभेद्य जातियां ऐसी जातियां होती हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, यानी जिनके विलुप्त होने का खतरा अभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका नंबर दिन प्रतिदिन, उनकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जो संकटग्रस्त हैं, देखिए जो संकटग्रस्त हैं वो जल्दी विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन जो हमारी सुभेद्य हैं वो उतनी जल्दी अभी विलुप्त तो नहीं होंगी, पर हाँ उन्हें बचाना हमें शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो संख्या है, उनकी जो संख्या है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सुभेद्य जातियाँ कहते हैं। जैसे एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन। और डॉल्फिन आप लोगों को पता ही होगा कि जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है, डॉल्फिन है,
ठीक है। तो ये कैसी जातियाँ हैं? ये आपकी सुभेद्य जातियाँ हैं जिनकी संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। अभी विलुप्त होने का उतना खतरा नहीं है, पर आने वाले समय में विलुप्त हो सकती हैं अगर अभी से हमने उनका संरक्षण प्रारंभ नहीं किया तो, ठीक है। डॉल्फिन के लिए एक पार्क भी बनाया जा रहा है। हो सकता है आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए, क्योंकि हाल ही में बात हुई है इस पर, तो वो कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है, ठीक, बिहार की राजधानी पटना में। चलो अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, टक्सॉल क्या है? टक्सॉल क्या है? तो टक्सॉल आपका एक कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है, कैंसर के उपचार में सहायक होती है, और यह एक दवा है जो कैंसर रोधी होती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है ये, किससे बनाई जाती है? तो टक्सॉल हिमालय यव नामक औषधि पौधे की छाल, टहनियों तथा जड़ों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये कैसा रासायनिक पदार्थ है? हिमालय पे एक पौधा मिलता है, औषधीय पौधा, जिसका नाम है यव। यव नाम के पौधे से जो आपकी जड़ों से, उसकी छाल से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? टक्सॉल। ये टक्सॉल किस में मदद करता है? कैंसर से लड़ने में मदद करता है। तो देखिए भारत कितना अच्छा देश है जहाँ पर कैंसर से भी मुक्ति की दवाएं मिलती हैं। तो हमारी जो औषधियाँ हैं, भारत में मिलने वाली औषधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मतलब इनका अगर सही तरीके से लोगों को इसकी जानकारी हो जाए और इसका प्रयोग किया जाने लगे, तो मतलब ऐसी कोई दवाई या ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जिसकी दवा हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो, उसकी जड़ी बूटी हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। सबकी उपलब्ध है, बस हमें उसका ज्ञान नहीं है अभी तक, ठीक है, और वो चलन में भी नहीं है उतनी, ठीक। चलो ध्यान रखेंगे टक्सॉल, ठीक। मलेरिया के लिए भी एक दवा आपकी इस्तेमाल होती है, कुनैन, जिसे हम कहते हैं कुनैन, ठीक है, वो भी आपकी पेड़ की छाल से ही मिलती है। चलो दूसरा प्रश्न नेक्स्ट पूछ रहे हैं, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करना है। पहला तो जैव विविधता है क्या, हमें परिभाषा देनी है, फिर उसके बाद मानव जीवन में इसकी महत्ता क्या है उसका वर्णन करना है। दो प्रश्न हैं हमसे यहाँ पे पूछे गए, एक तो उसकी जैव विविधता है क्या, और दूसरा उसका मानव जीवन में क्या महत्व है वह है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे है लिखा। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। देखो नाम से भी पता चल रहा है जैव विविधता, विविधता यानी अलग अलग, और जैव यानी कि जो जीव हैं वो। अब देखिए अगर हम वनस्पति को ही लें तो कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अगर जीवों को लें तो कितने प्रकार की आपके जीव जो हैं पाए जाते हैं। कोई जीव छोटा है, कोई जीव बड़ा है, कोई उड़ सकता है, कोई नहीं उड़ सकता, कोई सिर्फ पानी में रहता है तो कोई सिर्फ भूमि पर रहता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ क्या है, या पृथ्वी पर क्या है? जैव विविधता है। सभी जीव अलग अलग हैं, सब में विविधता पाई जाती है, सारे जीव अलग अलग हैं, ठीक। हम ऐसे चल सकते हैं, लेकिन और दूसरे जीव अगर हम जिन्हें देखें, हम अपने हाथों का इस्तेमाल चीज़ें पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन जैसे हम हाथी को देखते हैं, गाय को देखते हैं, वो क्या करती हैं? चलने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो वो हमसे क्या हैं? विविध हैं, अलग हैं। यानी कि जो जैव विविधता है, जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता, वो क्या है? जैव विविधता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। सब लोग अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है, कोई समान नहीं है, सब अलग अलग हैं, सब विविध हैं। तो यही क्या है? जैव विविधता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए जैव विविधता अभी देखेंगे हम। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। अब ये जैव विविधता है क्यों है जैव विविधता? क्योंकि हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। बहुत लंबे समय से पृथ्वी
के उद्भव के समय से ही क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, जब हम डार्विन को पढ़ते हैं या जब हम लेमार्क को पढ़ते हैं, आप लोगों ने इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पहले अपनी क्लास में पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, कि जो वो कहते हैं कि जो जिराफ होता है, जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, नीची गर्दन थी, इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जब प्राकृतिक परिवर्तन हुआ तो सारे नीचे जो पौधे मिलते थे, नीचे जो लैंड मतलब भूमि पर जो पौधे मिलते थे वो खत्म हो गए, अब सिर्फ ऊंचे ऊंचे वाले पौधे बचे। तो जिराफ को जीवित तो रहना है, जिंदा रहना है, तो अब उसने क्या किया, धीरे धीरे ऊंचे वाले पौधे खाना शुरू किया अपनी गर्दन उठा उठा के, इसलिए उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो अब क्या हो गया, वो विविध हो गया, अलग हो गया वो। तो इस तरीके से विविधता क्यों आई, विविधता इसलिए आई, जीवों की जातियों में विविधता इसलिए आई क्योंकि अरबों वर्षों से सतत विकास हो रहा है, विकास की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से विविधता आ रही है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। और देखिए, पर्यावरण अगर खत्म हो रहा है तो जैव विविधता खत्म हो रही है। हम देख ही रहे हैं इस चीज़ को, कैसे बहुत सारे जीव या बहुत सारी, आप लोगों ने पता नहीं मतलब इस चीज़ को नोटिस किया या नहीं किया, कई तरीके की हमारी हर रंग बिरंगे रंगों की हमारी तितलियां होती थी। अब वो तितलियां हमें देखने को नहीं मिलती, विलुप्त हो गई हैं, कहीं ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते थे जो मिट्टी में मिलते थे, जब हम मिट्टी ऐसे खोदते थे तो बहुत छोटे छोटे कीड़े मिलते थे, लेकिन अब वो कीड़े हमें दिखाई नहीं देते। जब हम छोटे थे तो हमें कई तरीके के पक्षी दिखाई देते थे, ठीक है, जिसमें जैसे कि आप जैसे एक नीलकंठ कहते हैं, वो हमें कई बार दिखाई दे जाता था, लेकिन अब वो हमें कभी साल 6 महीने में एक आध कोई कहीं पे दिखाई देता है, उतना नहीं दिखाई देता। यानी मानव ने पर्यावरण का ह्रास किया, हमने पर्यावरण को हानि पहुंचाई, तो बहुत सारे जीव जो थे वो खत्म हो गए, यानी जैव विविधता में कमी आ गई। ठीक है, इसकी वजह से जातियां क्या हुई, नष्ट हुई। ठीक, तो जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गईं और तथा कई संकटग्रस्त हैं। बहुत सी तो लुप्त हो गई और कई ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे हमने क्या देखा था, बाघ का संरक्षण क्यों शुरू किया, इसलिए शुरू किया क्योंकि संकटग्रस्त हो गया था बाघ, खत्म होने की कगार पे, विलुप्त होने की कगार पे आ गया था, तब उसका संरक्षण हमने शुरू किया कि ये खत्म ना हो जाए कहीं। तो ऐसी बहुत जातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी जैव विविधता। और जैव विविधता क्या हो रही है, पर्यावरण में ह्रास होने की वजह से जैव विविधता में कमी आ रही है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और बहुत सारी जातियां प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं आज के समय में। ठीक है, अब देखते हैं जैव विविधता मानव के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, मानव के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये विविधता। ठीक, इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो देखें, सबसे पहले मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। जैसे विविधता क्यों ज़रूरी है, मनुष्य किसी एक चीज़ से तो उसका काम होता नहीं, उसे हर तरीके की चीज़ चाहिए। अपनी लाइफ को, अपने जीवन को चलाने के लिए मनुष्य को हर प्रकार की चीज़ चाहिए। उसे एक छोटी से छोटी मक्खी की भी ज़रूरत है, छोटी से छोटी मधुमक्खी की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी परागण करती है, जब मधुमक्खी परागण करती है तब जाकर के फसल होती है। तो हर छोटी से छोटी मक्खी की भी ज़रूरत है और बड़े से बड़े बाघ की भी ज़रूरत है। बाघ की क्यों ज़रूरत है, अगर बाघ मर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो हिरन की प्रजाति, मतलब हिरन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हिरन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, गायें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो जितनी भी फसल मनुष्य उगाएगा वो सारी क्या करेंगी, गायें खा जाएंगी। तो मनुष्य के लिए फिर क्या बचेगा। तो इसलिए मनुष्य को हर विविध प्राणी की, हर विविध जीव की आवश्यकता है अपने जीवन को बेहतर चलाने के लिए, और इसलिए वह क्या करता आ रहा है, अपनी पूर्ति इस जीव जगत से करता आ रहा है। मानव को अपने भोजन के लिए, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए, एक कीड़ा सिल्क बनाता है,
सिल्क का कीड़ा होता है, रेशम कीट जिसे हम कहते हैं, एक कपास का आपका पौधा होता है। तो अगर ये विविधता नहीं होती, एक आपका लाख का कीट होता है, लाख की जो चूड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं, एक आपका लाख का कीट होता है। तो अगर ये विविधता नहीं होती और मनुष्य तीनों का इस्तेमाल करता है, रेशम का भी इस्तेमाल कर रहा है, कपास का भी इस्तेमाल करता है, लाख का भी इस्तेमाल करता है, तो अगर ये तीन विविध चीज़ें उसके पास नहीं होती तो क्या वो इनका इस्तेमाल कर पाता? नहीं कर पाता। यानी अपने जीवन को चलाने, यहाँ पे दूसरी तरफ मछली भी खाते हैं, झींगा मिलती है, झींगा भी खाते हैं। कई लोग जो ये शंख और सीपी जिन्हें हम बोलते हैं, जो मिलते हैं हमारे समुद्र में, उन्हें भी खाते हैं। मछलियों में भी कई टाइप की, मतलब कई प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। किसी इलाके में कोई सी पसंद की जाती है, किसी इलाके में कोई सी पसंद की जाती है, कहीं पे रोहू, कहीं पे कतला। तो इसका मतलब ये है, मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए विविधता की बहुत, ये जीव जो विविधता है इसकी बहुत ज़रूरत है, अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए, अपने परिवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, गाय भी चाहिए, भैंस भी चाहिए, गाय की भी ज़रूरत है, भैंस की भी ज़रूरत है, बकरी की भी ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, बकरी के दूध की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को गाय का दूध अच्छा लगता है, भैंस का नहीं अच्छा लगता, तो वो गाय का पसंद। तो उनका जीवन चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। इसीलिए क्या किया, जैव विविधता के उपभोग की वजह से ही मनुष्य ने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने शुरू कर दिए, वो निर्भर होने लगा इन सब पर। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। क्यों हमने पशु पाले, क्यों हमने खेती की? अपने लिए ना। हम आलू भी उपजाते हैं, हम गेहूँ भी उपजाते हैं, टमाटर भी, भिंडी भी, सब उपजाते हैं। किसके लिए? अपने लिए। गेहूं की हमें आटा चाहिए, गेहूं का, उसकी हमें रोटी बनानी है, आलू की हमें सब्जी बनानी है। तो इसलिए हमने क्या किया, जैव विविधता ही तो है जिससे हमारा जीवन चल पा रहा है, और उसी के हिसाब से हमने उनका उपयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मानव जीवन के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? उसकी जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि ये जैव विविधता ही है जिस पर मनुष्य निर्भर करता है और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाता है। तो जैव विविधता, अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ प्रकृति में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे जैव विविधता कहते हैं, और मनुष्य के लिए वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका विकास कैसे हुआ है? कई सालों में, कई वर्षों में, अरब वर्षों से जो परिवर्तन होते आए हैं उससे क्या हुई, ये जैव विविधता विकसित हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? इन सारी बातों को आपको लिखना होगा अपने उत्तर में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखो,